बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात पीटीवी न्यूज पर लाइव। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हाल ही में 5 नुकाती टैक्स इस्लाहात का ऐलान किया है। इन इस्लाहात का पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर होगा, इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। और गुफ्तगू में शिरकत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आसिफ बेग, माहिर माशियात हैं और कॉर्पोरेट मेंबर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। इनके साथ शिरकत सकते हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मंजूर भट्ट साहब, माहिर सियासियात हैं और तजियाकार हैं। और इनके साथ शिरकत सकते हैं जनाब निशान खलील साहब, नायब सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। तो सबसे पहले मैं बेग साहब से गुफ्तगू का आगाज करूंगा। बेग साहब, 1958 से लेकर अब तक पाकिस्तान में कोई 1 दर्जन के करीब टैक्स इस्लाहात और टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स का इजरा हो चुका है, मुख्तलिफ हुकूमतों में किया है। तो ये फरमाइए कि इन स्कीमों का इजरा क्यों होता है, इनकी पस मंजर क्या रहता है इनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इससे भी जरा पहले जाएं, इंडिया में पहली दफा ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है 1951 में आई। अच्छा। और पाकिस्तान में ये 1958 में आई जब फिरोज खान नून पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जी। उसके बाद जिसने आपने फरमाया कि ये 10-12 दफा ये आ चुकी है मुख्तलिफ शक्ल में इसके कई दफा नाम मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन मकसद ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। क्योंकि हमारे मुल्क में चैलेंजेस हैं, एक कल्चरल ब्लॉक्स हैं, लोग जो है टैक्स में आने से जरा हेसिडेंट हैं। उसमें टोटली पब्लिक की भी गलती नहीं है कि हमारा सिस्टम इस तरह का है कि लोग जो है ये डिपार्टमेंट की कुछ हरासमेंट या और कोई वजूहत की वजह से वो टैक्स फाइलर बनना जो है उस पर हेसिटेट करते हैं। तो एनीवे गवर्नमेंट जो है नेट रिजल्ट ये है कि आज की तारीख में भी हमारे यहाँ मुल्क के अंदर टैक्स फाइलर्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है। हमारी तकरीबन 21 करोड़ की आबादी है और तकरीबन 12 लाख टैक्स पेयर्स हैं। 70% इसमें से सैलरीड पर्सन है और 90% जो हमारे इनकम टैक्स पेयर्स हैं वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। 12 लाख में भी 7 लाख जो है वो टैक्स पेयर हैं, बाकी फाइलर है उनका रिव्यू है। तो इसलिए ये मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं और जो एग्जिस्टिंग जो टैक्स पेयर्स हैं इसकी बहुत छोटी यूनिवर्स है पाकिस्तान में, उसी के ऊपर इसको बर्डन करते जा रहे हैं। पाकिस्तान के आप देख रहे हैं टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा है और ये भी एक तरीका का है कि लोग इसमें एक व्यू है और बड़ा स्ट्रांग व्यू है, तो मैं उसको इग्नोर भी कर सकता कि हमारे यहाँ टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा है। तो इस पे लोग जो है इतने टैक्स रेट से वो इंसेंटिवाइज नहीं है। वो जो हमारे मुल्क में इनएफिशिएंसीज और महकमे की करप्शन के चार्जेस हैं वो करप्ट टैक्स के थ्रू अपने आप को सिस्टम से अवॉइड करते जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये फरमाएं कि ये जो स्कीमें हैं टैक्स एमनेस्टी की, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया बाकी ममालिक में भी मुतारिफ कराई गई हैं। ऑफ कोर्स ये इटली में भी आई है, अमेरिका में भी आई है, मुख्तलिफ ममालिक में, इंडोनेशिया में, इंडिया में। सबसे जो लेटेस्ट जो है ना ये आई है इसमें इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में इंडोनेशियंस ने 300 इंडोनेशिया बाय द वे वन ऑफ द 20 बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, उन्होंने $330 बिलियन के अपने जो फॉरेन एसेट्स हैं वो डिस्क्लोज किए हैं और उसमें से बिलियंस ऑफ डॉलर्स रुपीज जो है कैश उनकी तरफ ही पैट्रिएट जो है। इसी तरह इंडिया ने भी ये पिछले साल ही कराई है एमनेस्टी स्कीम, तो मुख्तलिफ के नाम से आती रहती है। तो इवन वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने भी जो है ना कैट एंड स्टिक वाली पॉलिसी, तो इसको भी इंसेंटिवाइज करते हैं कि लोग इसमें इनकरेज जाएं। क्योंकि आप देखें कि कुछ ना कुछ बात तो है ना कि हमारे अच्छा इस बाय द वे जो एग्जिस्टिंग एमनेस्टी स्कीम जो है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका जिक्र किया 4-5 रोज पहले, इसके 2 पहलू हैं। एक जो है ये लोकल एसेट्स के लिए है और एक फॉरेन एसेट्स के लिए है। अच्छा ये क्योंकि लोग समझ रहे हैं सिर्फ ये फॉरेन एसेट्स के लिए है, लोकल एसेट्स भी हैं जो लोगों के अनडिक्लेयर्ड हैं, उनकी तरफ भी गवर्नमेंट ने उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए कि वो भी डिक्लेयर कर सकते हैं 5% पेनल्टी देने तक। और ये पाकिस्तान में जो फॉरेन एसेट्स जो हैं जिसमें बैंक अकाउंट्स भी हैं और फॉरेन आपके दूसरे एसेट्स इंक्लूडिंग ऑफशोर कंपनीज प्रॉपर्टीज या और चीजें ये भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके मुख्तलिफ रेट्स हैं। उसका 2% है, 2% है। अगर आप अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो आप पाकिस्तान में रिपैट्रिएट करें तो 2% है। अगर आप उसको फॉरेन करेंसी अकाउंट को आप बाहर ही रखें तो आप डिक्लेयर करें 5% उस पर पेनल्टी है। अगर आपके जो फॉरेन एसेट्स हैं जिस तरह प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो डिक्लेयर करें तो 3% आपको देने पड़ेंगे। तो और इस तरह ये गवर्नमेंट ने ये बाय द वे ये एमनेस्टी स्कीम है, ये अगर
एक तरह की हो, यानी कि सिर्फ इसमें गवर्नमेंट का मकसद हो कि पैसे देना, प्रॉबेबली ये सस्टेनेबल नहीं हो सकती। इसके साथ टैक्स की रिफॉर्म्स भी जरूरी हैं जी। अगर आप अगर ये सिर्फ टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं है, ये इसमें टैक्स रिफॉर्म्स भी हैं जी। इस पर आपने देखा है गवर्नमेंट ने बड़ी खास तौर पर तमाम हल्कों से इस चीज को बहुत इसकी अप्रिशिएट हुआ है कि हमारे टैक्स रेट जो था मैक्सिमम 30% था और ये एग्जाम्पशन थी 4 लाख रुपए तक एग्जाम की थी। अब उन्होंने 4 लाख से इसको 12 लाख कर दिया। 12 लाख से जो 24 लाख का जो है टैक्सेबल इनकम का स्लैब उसमें 5% है, 24 से 48 लाख उसके 10% है, 48 लाख प्लस जो है ये एनुअल इनकम की बात कर रहा हूँ, तो उस पर 15% है मैक्सिमम। तो आपने जो टैक्स रेट आपका 30% से कम किया इतना, वो 15% पे आ गया मैक्सिमम 15% पे, और 12 लाख तक टैक्स फ्री है। तो पहले स्लैब्स जी वो 12 थी, अब 4 हो गई है जी। अच्छा, इसमें ये है कि इसमें काफी सारे ये लोगों के लिए इंसेंटिव है कि वो टैक्स फाइलर बने, क्योंकि आपने देखा है इसके साथ ही गवर्नमेंट ने कुछ और भी बहुत सारी आपने देखा होगा सारी दुनिया में और पाकिस्तान भी इसमें बहुत जोर से जो हमारी जो अनडिक्लेयर्ड मनी थी वो पार्क हुई है रियल एस्टेट में सेक्टर में। रियल एस्टेट सेक्टर को भी उन्होंने रिफॉर्म्स ले लिया है। मतलब नॉन फाइनेंस जो है वो 4 मिलियन से ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वो ले ही नहीं सकते। अच्छा, अब जो डीसी रेट का भी खत्म कर रहे हैं और सूबे को भी तजवीज दे रहे हैं कि आप भी खत्म करें, और गवर्नमेंट ने अपना एक राइट ले लिया कि आप जिस रेट पर रजिस्ट्री कराएंगे तो गवर्नमेंट जो है विद इन 6 मंथ्स उस डबल कीमत पे वो एसेट एक्वायर कर सकती है। ये तो लोग उसमें इनकरेज होंगे कि वो उसको बेहतर रेट पे डिक्लेयर करें, गवर्नमेंट के पास टैक्स भी ज्यादा आएंगे। इसी तरह गवर्नमेंट ने 1% इसमें प्रिजेंटिव टैक्स भी लगाया है। तो ये एक नेचुरली एक चीज गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स इस तरह की है। इसी तरह जो इनवर्ड रेमिटेंसेज है, पहले ये अनलिमिटेड थी, जो टैक्स ऑफिशियल्स ने वो दे कैन नॉट क्वेश्चन। अब ये उन्होंने कर रहे हैं कि $1 लाख तक आप मंगवाएं तो आपको ये नहीं पूछेंगे, अगर $1 लाख से ज्यादा होंगी तो आपको उनको वो पूछ सकते हैं आपसे। तो ये रिफॉर्म्स हैं, अभी ये रिफॉर्म्स और भी थोड़ा सा फाइन ट्यून होंगी, क्योंकि ये अल्टीमेटली फाइनेंस बिल का भी हिस्सा बनेगी ये, तो उस पर ये सूरत हाल जरा बेहतर साबित होगी। अच्छा, मैं जब प्रसाद साहब से गुफ्तगू करूँ, साहब जरा इस स्कीम का हम कैसी हवाले से जायजा लेते हैं। अपोजिशन की तरफ से इन इस्लाहात को मुस्तरद कर दिया गया और कहा गया जी कि ये टैक्स चोर और जो है डाकू उनको फायदा होगा इसका। हालांकि पीपल्स पार्टी के दौर में भी टैक्स रिफॉर्म्स आई या एमनेस्टी स्कीम आई, एक पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने लंदन में अपना जो फ्लैग था वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत डिक्लेयर किया। तो आपका क्या ख्याल है कि अपोजिशन के जो ख्यालात हैं या जो मौक़िफ़ है उसमें कितना वजन है? हमारे मुल्क में जैसा कि आप जानते हैं अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन ज्यादा होती है, फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कम होती है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि हमारे पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं वो एक तरह से एजुकेट भी कर रहे होते हैं आवाम को। तो मतलब सिर्फ जो बयानात की हद तक बातें नहीं होनी चाहिए, इसमें रियलिटी भी होनी चाहिए। और ये कि बहुत अचंभे की बात नहीं है, ये जिस तरह टैक्स रिफॉर्म्स हैं या एमनेस्टी है ये सारी दुनिया में होती रही है और सर्टन सिचुएशन में हुकूमतें ये करती रहती हैं और इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं कि बंदा के। हाँ, लेकिन एक बात पे मुझे रिजर्वेशन है कि इसकी टाइमिंग कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ये वो उस गवर्नमेंट को करना चाहिए जिसको मैंडेट मिला है ताज़ा या मिड टर्म में जाके करे। अब इनके 1.5-2-3 महीने का सारा रह गया है और ये एक बड़ा स्टेप होता है। तो मेरे ख्याल में ये एक कंसेंसस के साथ करने वाली चीज होती है। एक आउट गोइंग गवर्नमेंट को इस तरह का बड़ा इनिशिएटिव असूलन नहीं लेना चाहिए। वैसे करना चाह रहे हैं मेरा ख्याल पार्लियामेंट में ले जाए। हाँ, वही ना मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि अब इनके 1.5-2-3 महीने रह गए हैं तो इसमें सारी पार्टियों को ऑन बोर्ड करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा स्टेप होता है, इसमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक इनपुट आनी होती है और बहुत सी चीजें इन फ्यूचर डिटर्मिन होनी होती है। और दूसरी बात कि मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो अगर इकोनॉमी चल रही है और पॉलिटिक्स हमारी डामाडोल है तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, उससे आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होती। तो एक तो मुझे इसकी टाइमिंग से थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है कि टाइमिंग ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट को मजबूरी में सम टाइम इस तरह के मुश्किल डिसीजन करने पड़ते हैं, सम टाइम अपने एक्सपेंडिचर एंड इनकम को ब्रिज करने के लिए करना पड़ता है। ये सम टाइम आपको जो लोन जो होते हैं डेट सर्विसिंग उसके लिए भी करना पड़ता है। बाद दफा आपकी किटी में फॉरेन करेंसीज कम रह जाती हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए करना पड़ता है। तो बहरहाल ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है ये, लेकिन सिर्फ मुझे इसकी टाइमिंग पे है। आप देख लें पिछले 5-10 सालों में मुशर्रफ दौर में भी हुई है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी हुई,
جو मुशर्रफ दौर में हुई उसमें मेरा ख्याल है इन्होंने 3.1 मिलियन इकट्ठा किया था, और जब ये 2013 में हुआ तो 10 बिलियन रुपीज उन्होंने इकट्ठे किए। तो गवर्नमेंट को एक ऑक्सीजन तो मिल जाती है इससे, लेकिन इसको परमानेंट बेसिस पे हल करने की जरूरत है। असल बात है जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, जब आदत है इकतदार में फिर उस चीज से आंखें चुराती है, वो ये नहीं करते कि हम टैक्स नेट को इंक्रीज करें, जो असल प्रॉब्लम है। और ये उन्हीं मुल्कों में ज्यादा होता है जहाँ टैक्स नेट जो है वो प्रॉपर नहीं होता। अब हमारे मुल्क में जितने % लोग टैक्स देते हैं तो तमाम हालात को इस तरह के मेजर्स करने पड़ते हैं, जो कि एड हॉक मेजर्स में जिन्हें कहता हूँ। तो इसलिए इसको सस्टेनेबल करने के लिए एक परमानेंट पॉलिसी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ अपना टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए, लोगों को टैक्स कल्चर जो है उसे आश्नास कराना चाहिए, ताकि जितने ज्यादा लोग आपके नेट में आएंगे आपको फिर इस तरह के एड हॉक मेजर्स नहीं लेने पड़े। सही। निशान खलील साहब, सर टैक्स नेट में ताजिर और कारोबारी तबका उसको भी तो होना चाहिए। आपके ख्याल में जितने कारोबारी तबका और ताजिर हैं वो टैक्स देते हैं वो काफी हैं या और आने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अभी आपके सामने बात हुई तकरीबन 12 लाख रिटर्न आती है, जिसमें से 70% सैलरी क्लास की होती है, और जो बाकी 30% एट सोर्स डिडक्शन होती है। एट सोर्स में बाकी आपके ताजिर बैठ जाते हैं, और थर्ड आपका है कोई नहीं इसके अंदर। दो क्लासेज हैं मेन, सैलरीड एंड ताजिर। ताजिर मीन इंडस्ट्री एंड ट्रेडर बोथ, ये दोनों आपके उसके अंदर कवर हो जाते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका टैक्स नेट के अंदर नहीं है। वी एज ए कमर्शियल इम्पोर्टर वी हैव नो अदर वे, कोई मीन्स नहीं है। जिस वक्त हम इम्पोर्ट करते हैं हमारे टैक्सेस वहां पे कट जाते हैं पोर्ट पे, एंड दैट इज फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी। उसके बाद हम लोग लाते हैं और आके सेल कर देते हैं। हम लोग पहले दिन से गवर्नमेंट को एक ही चीज इंचार्ट कर रहे हैं बार बार कि जी टैक्स बेस को अपनी बढ़ाएं, इसको बढ़ाएं। बढ़ाने के लिए अब एक उन्होंने जो रिफॉर्म दिया आईडी कार्ड वाला, दैट इज रियली अप्रिशिएटेबल। हर आईडी कार्ड जो होगा वही एनटीएन नंबर होगा, आईडी कार्ड आपका एनटीएन नंबर होगा। अगर आप 2-3 साल पहले चले जाएं तो आपका आईआरएस और वो जो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इज योर आईडी कार्ड जी। अब वो एनटीएन नंबर वहां पे शो नहीं होता, आप अपना आईडी कार्ड नंबर डालते हैं, उसके अंदर अपना पासवर्ड डाल के अपने नाम से आप सारी रिटर्न डाल देते हैं। बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से अभी तक तो सारे पॉजिटिव हैं इस एमनेस्टी स्कीम के लिए, सारे इसकी तारीफ कर रहे हैं कि इज गुड, हर बंदे को इसका बेनिफिट लेना चाहिए। मगर ये भी रिफॉर्म है, जब ये फाइनली फाइनेंस बिल का हिस्सा बनेगा, सब कुछ सामने आएगा, तो प्रोज एंड कॉन्स इसके सारे हमें समझ आएंगे। इसमें उन्होंने वो बीटीएल का जो था 4 लाख वाला वो 12 लाख किया, इसलिए कि आजकल 4 लाख को अगर आप 12 पे डिवाइड करें तो तकरीबन 35,000 रुपया पर मंथ बनता है। वो तो कोई वक्त नहीं रखता। 12 पे जब आप करेंगे तो 1 लाख रुपया है, इसकी एक वर्थ बनती है। लाइक वाइज अब आपने अपने जो 12 टैक्सेस की स्लैब से इसको कम करके आप 4 पे लाए हैं, दिस इज अप्रिशिएटेबल। ये चीजें सारी अच्छी की हैं। इससे मुझे फील होता है कि जी लोग इसमें आएंगे और लोग इसमें आएंगे और टैक्सेस बढ़ेंगे, और कोई भी हुकूमत का पहिया मैशत बगैर टैक्सेस के इन चीजों पे चल नहीं सकती। वी बीइंग पाकिस्तानी, पाकिस्तान ने सारी जिंदगी हमें दी है, हर चीज दी है। अब हमारा टाइम है, मेरा ख्याल है जी कि आप लोग इसको अवेल करें और अवेल करके पाकिस्तान को हम लोग कुछ दें जी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा देखकर ये फरमाएं कि ये जो टैक्स स्लैब उन्होंने कम की है, यानी कि क्या बढ़ा ली है, सॉरी 4 लाख से 12 लाख कर दिया, तो ये इस स्लैब में तो मतलब तबका ज्यादा आता है। आपके ख्याल में उसको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा इससे? भाई जी ये जो मुख्तलिफ डिबेट्स देख रहे हैं, तो ये जो गवर्नमेंट ने जो टैक्स एग्जाम्प्ट इनकम का जो स्लैब चेंज किया फ्रॉम 400,000 टू 1.2 मिलियन, इसको तो सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और नेचुरली इसमें जो लोग, ये तो अब हमारे देखना पड़ेगा कि इसमें सारे लोग मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है आप देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से इतनी पॉलिटिकल नॉइज भी है, अनसर्टेनिटी भी है, उसके बावजूद गवर्नमेंट जो है अब तक 9 महीने में इस फिस्कल ईयर में 16% रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा सकी है। लेकिन उसमें मसला ये है कि अभी तक नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स नहीं बढ़े, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को बर्डन कर रहे हैं। तो इसमें हमें सस्टेनेबल गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज बोरिंग के ऊपर रिलायंस ना हो, मल्टीलेटरल जो एजेंसीज हैं उनकी असिस्टेंस पे हमारी रिलायंस ना हो, हम अपने रिसोर्सेज बढ़ाएं, फिस्कल डेफिसिट कम हो, ये हमारा फोकस होना चाहिए। तो उस पर तमाम लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और इस पर देखना ये है कि गवर्नमेंट का जो भी इस किस्म का देखिए, एक लाइक ए नोट एक अमेरिकन सॉन्ग है, वन टू होल्ड एंड वन टू फोल्ड, ये पब्लिक पॉलिसी है। पब्लिक पॉलिसी डिसीजन है, उसमें जो गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेती है, और इस तरह के डिसीजन जो है उसके अंदर उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। एक दूसरे से लोग कहते हैं ना कि इसमें जो कंप्लाइंट टैक्स पेयर्स हैं ये उनके साथ मजाक हुआ है,
اور کسی حد تک یہ آبجیکشن جو ہے ویلڈ بھی ہے. تو جو کمپلائنٹ ہے ان کا کیا قصور ہے, لیکن جو نان کمپلائنٹ ہیں اگر ہم ان کو بالکل ایکسکلوڈ کر دیں گے تو اس طرح کوئی بات بنتی نہیں ہے. جو یعنی کہ گورنمنٹ کو ایک مہنگانی شو کرنی پڑے گی, اور اس میں الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے کہ اکانومی کا سائز بڑھے, کیونکہ ہماری جو سائز آف پائی بڑھے گا اس پہ تمام لوگ بینیفیشری ہوں گے. تو اس میں اب میرا ذاتی خیال ہے کہ جو سب سے زیادہ اس میں آپ کہہ سکتے تھے, میں جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے دیٹ کین بی آرگیوڈ کہ ٹائمنگ پرابلی صحیح نہیں ہے, لیکن اس میں گورنمنٹ کے بھی شاید اس میں کچھ, جس طرح ہم نے سنا ہے کہ پچھلے 8-10 مہینے سے مختلف گورنمنٹ کی, ٹریڈ کی, بزنس کی, پروفیشنل باڈیز سے نیگوسیشن ہو رہی تھی اور یہ صورتحال سامنے آئی ہے. اس میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے اس میں کوئی پولیٹیکل آبجیکٹوز ہیں یا نہیں, ہو بھی سکتے ہیں, آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈیفینڈ دیم. اور اسی طرح پالیٹکس جو ہے اس میں بھی جو لوگ اس کو اپوز کر رہے ہیں وہ بھی میرے خیال میں اس میں بھی پالیٹکس ہے. تو الٹیمیٹلی ہمیں دیکھنا ہے ملک کی بہتری کس میں ہے. آپ لوگوں کو نشاندہی کی یہ سارے جو فارن جورسڈکشن میں پیسے یا ایسٹس جو بنے ہوئے ہیں یہ ساری ہی رشوت کی, ساری ہی گوٹن یا ڈرگ کی منی نہیں ہے. اچھا, گورنمنٹ نے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ایکسکلوڈ کیا ہے پیپس کو, پولیٹیکل ایکسپوز پرسن, اس میں پالیٹیشین بھی آتے ہیں, ان کے تمام جو ریلیٹیوز بھی آتے ہیں, اس میں اور بھی کیٹیگریز ہیں. اچھا, اسی طرح جو گورنمنٹ آفس ہولڈرس ہیں ان کو بھی انہوں نے کیا ہے. تو اس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک خاصا انفلیکشن طبقہ جو ابیوز آف پاور کے تھرو انہوں نے پیسے ٹرانسفر کرائے وہ اس پہ سے ایکسکلوڈ ہو جائے گا. اچھا ہاں, آپ جو پیسے گئے ہیں اس میں آپ نے دیکھنا ہے اس میں اس میں آپ اگر گورنمنٹ کی بیلافائڈی کو کچھ آدمی چیلنج کرے اس میں کوئی کمی آ جاتی ہے. کچھ لوگ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کچھ آدمی نے باہری پیسے کمائے, باہر ہی انہوں نے فلیٹ لیا, کسی وجہ سے ڈکلیئر بھی کیا, لیکن ان کو گورنمنٹ نے اپرچونٹی بھی دی نا, جس طرح اس میں آ کے انہوں نے ڈکلیئر کر کے جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ پینلٹی تھی دے کے اس کو اب سسٹم کے اندر آ گئے. تو یہ ایک اچھی اپروچ ہے. اسی طرح دیکھنا چاہیے کہ اس کو ایک انکلوسیو اپروچ ہوئے جس میں تمام لوگ اس کو جوائن کریں, اور خدا کرے کہ یہ جس طرح ذیشان صاحب نے کہا کہ اس میں بزنس کمیونٹی اس میں پارٹیسپیٹ کرے, کانٹریبیوٹ کرے گورنمنٹ کے جو آبجیکشن ہیں. بائی دی وے اگر آپ ایک منٹ دیں, ہمارے ملک کی جو اکانومی کا سائز ہے نا بہت چھوٹا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2-2.5 سال پہلے ہمارا ایک دن میں کچھ $4 کا بھاؤ بڑھ گیا تھا, کچھ سٹا ہوا. اور اس کے اندر پھر ایک خبر آئی کہ ایک سعودی عربیہ کا $1.5 بلین کا ڈپازٹ انہوں نے ہمارے پاس رکھا, اس سے ہی سیم ڈے وہ سٹے میں $3-4 جو انگریز ڈالر جو بھاؤ کا فرق پڑا تھا اس میں واپس آ گیا. تو ہمارے ملک کے اندر $1.5 بلین کی فلکچویشن جو ہے وہ اوپر یا نیچے اس کی اسٹیبلٹی کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. اسی طرح جو بہت سارے جو ایکسپرٹس ہیں, شبر ویدی صاحب ہیں, جو سپریم کورٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو اس کے اوپر انہوں نے ریکمنڈیشن دینی ہے, یہ اس میں فرگوسن کے فاؤنڈر بھی ہیں, ان کا خیال ہے کہ $4-5-6 بلین کے قریب کیش شکل میں بھی آ سکتا ہے. اگر یہ آ جائے, جس طرح ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کے اوپر کافی دباؤ ہے اور ہماری کچھ پیمنٹس ڈیو ہیں, فسکل ڈیفیسٹ ہمارا بڑا ہوا ہے, تو یہ ہمارے بہت سارے انڈیکیٹر اسٹیبل ہو جائیں گے, ایکسچینج ریٹ اسٹیبلٹی بھی آ جائے گی, اور ہماری ملک کی اکنامک پرفارمنس آنے والی گورنمنٹ جو بھی ہوگی اس کے لیے بہت بہتر ہوگی. ٹھیک. اچھا خالد صاحب, یہ فرمائیں کہ ابھی ڈیٹ صاحب نے ذکر کیا کہ سیاسی افراد یا ان کے اہل خانہ اس اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے, پھر بھی سیاستدانوں کی طرف سے اس کی جو ہے مخالفت ہو رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے تو اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اور ویسے اس طرح ایکسکلوڈ کرنا نہیں چاہیے, یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. اگر ان کے پاس کوئی پیسہ پڑا تو یو شوڈ گیو دیم اے چانس کہ وہ بھی کریں. تو یہ کیا بات ہو سکے ان کے پاس بہت پیسہ ہے اور آپ اس میں استفادہ ہی نہ کر سکیں, تو یہ مجھے مطلب اتنی کوئی بات نہیں لگی. ڈسکریمنیشن کسی طرف بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں ایک بات تو میرا ہمیشہ ایمفسس رہتا ہے, جس طرح ایک امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ don't think about your country is giving to you. You should think about you can give to your country. This is very important. اور ہمارے ملک میں ایک عجیب سی ڈبیٹ چلی رہتی ہے کہ جی ہمارے لیے یہ نہیں ہو رہا, گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی تو ہم کیوں ٹیکس دیں. اور یہ ایسی بات نہیں ہے, آپ ٹیکس دیں گے تو گورنمنٹ آپ کو کچھ دے گی. اب میرا خیال ہے وہ جو پرانا ایک
जब अमेरिकन रेवोल्यूशन आया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, तो आजकल है नो टैक्सेशन मोर फैसिलिटेशन। सो द मोर यू विल गिव टैक्स द मोर यू विल गेट फैसिलिटीज। तो अगर आप चाहते हैं कि सड़कें भी अच्छी हों, हॉस्पिटल भी अच्छे हों और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हों, तो फिर टैक्स भी तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का देना चाहिए। हालांकि नगर मुतालिक में टैक्स की रेशो बहुत ज्यादा, वही अर्ज करने लगा हूँ कि अगर आप फिर उस तरह के स्टैंडर्ड मांगते हैं तो फिर उस स्टैंडर्ड के टैक्सेस भी तो देंगे। इस बहस में ना पड़े कि वो जी हमारे पास ये नहीं हो रहा, हमारा स्कूल ठीक नहीं है, हमारी सड़क ठीक नहीं है, तो लिहाजा हम टैक्स नहीं देंगे, ये कोई एक्सक्यूज नहीं। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को एक इसमें स्पेशल एम्फेसिस देना चाहिए कि ये कल्चर डेवलप करने की जरूरत है। ये जो टैक्स आप देते हैं ये आप पे खर्च होता है, और वो जो लूप होल्स है ना जो ITOs के या ऑफिसर जो होते हैं इनकम टैक्स में, वो माइनस होना चाहिए रोल। गवर्नमेंट टैक्स डिपार्टमेंट का और आवाम का डायरेक्ट रिलेशन। अब तो IT सिस्टम आ गए हैं, तो इसमें पहले मैन रोल निकल जाना चाहिए। जिस तरह आपने देखा रजिस्ट्रियों के मामले को उन्होंने कर दिया कंप्यूटराइज, तो इस तरह टैक्स के मामले को भी कंप्यूटराइज कर दें और मैन रोल निकाल दें। इससे लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ेगा कि जो हम दे रहे हैं गवर्नमेंट को मिल रहा है, और गवर्नमेंट को आप देखिए बहुत ज्यादा टैक्स इकट्ठा होगा इस बारे में। तो बहरहाल इस तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा सोचने की जरूरत है और अपने टैक्स स्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है और IT के साथ लिंक करने की जरूरत है, ताकि लोग डायरेक्टली टैक्स दें और फौरन उसका रिकॉर्ड उसके पास आ जाए। ये जो मिडिल मैन वाला रोल है ना कि टैक्स ITO ऑफिसर आता है और वो आपको कहता है अच्छा जी कितना बना है, ये तरीका ठीक नहीं है। आपके ख्याल में ऑनलाइन सारा कुछ, ऑनलाइन सब कुछ होना चाहिए, और इससे आपका जिस तरह आप एक मोबाइल में अपना चार्ज करते हैं तो फौरन आपको आ जाता है, आप किसी को ट्रांसफर करते हैं तो फौरन। चाइना में तो आप देखिए उन्होंने हार्ड करेंसी बिल्कुल खत्म ही कर दी। आपके मोबाइल के जरिए, हत्ता की सब्जी वाले को भी आप मोबाइल के जरिए पे कर देते हैं, उसे आ जाता है नोटिफिकेशन कि आपके इतने पैसे आ गए और उसका आता है कि आपके ट्रांसफर हो गए। तो जब आप मैन रोल निकाल देते हैं और ITO रोल को ले आते हैं तो उससे फिर करप्शन कम मिनिमाइज होती है। मैं ये तो नहीं कहता 100% खत्म हो जाती है, लेकिन मिनिमाइज जरूर हो जाती है, और जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत बढ़ जाता है और लोगों को एतमाद होता है कि हमारे पैसे सही जगह पे जा रहे हैं, हम किसी ITO को नहीं दे रहे, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा विशाल साहब, जैसे बात साहब ने सुनाया कि टैक्स कल्चर को मॉडर्न करना चाहिए, लेकिन इस वाले से जो टैक्स देने वाले हैं अवाम, उनका भी ज़हन मॉडर्न हो सकता है आपके ख्याल में? तो उनको ख्याल आ सकता है कि पाकिस्तान का भी हमने तो मुस्तकबिल बेहतर करना है, टैक्स देना है? देखिए जी, जो कल आपने सवाल मेरे से किया, मैंने उसमें एक बड़ी अच्छी बात आपको बताई कि सारी जिंदगी पाकिस्तान में हमें बहुत कुछ दिया, अब हमारा टाइम है कि वी शुड पे बैक। ये जो हमने इसकी स्कीम है दैट इज दी बेस्ट एज फार एज माई नॉलेज, इसलिए कि मेरी एज, मेरा एक्सपीरियंस मेरे साथियों के मुकाबले में बहुत कम है, मगर दिस इज दी बेस्ट। इसलिए कि 58 से लेकर आज तक 12 एक अच्छी स्कीम्स आई, लोगों ने 58 में बेनिफिट लिया। हम सारा ममालिक में हमारे पिछले सालों में भी आई हैं, और आप देखें अमेरिका की इकोनॉमी की ग्रोथ जो रिसेंट ईयर्स में हुई है वो टैक्स रिफॉर्म से ही हुई है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज एक आई है, और जो पार्टी वहाँ रूल कर रही है टैक्स रिफॉर्म्स की वजह से ही कर रही है। यहाँ पर SBR का जो इंटरेक्शन है डायरेक्टली विद दी कस्टमर, द टैक्स पेयर, इस वक्त बहुत मिनिमाइज हो गया पहले से, मगर पावर्स उनकी बहुत ज्यादा है, जो डेलीगेटेड है उन लोगों को। वो पावर्स को थोड़ा सा ना मिनिमाइज करना पड़ेगा, ताकि एक हवा जो हमारे पास बना हुआ है ना, यार FDR का सार्जेंट आ गया, ये ऑफिसर आ गया, ये चीजें गलत होती हैं। ये हवा जो है ना एक गलत इंप्रेशन देता है। उन्होंने मैकेनिज्म अपना बेहतर कर लिया है, अपना पराल पे जाके आईरिस सिस्टम करके इन्होंने रिटर्न वगैरह सारी वहां लेते हैं। आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न हो, आपकी GD हो, कस्टम की सेल टैक्स हो, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। मगर एक चीज उसमें बड़ी जरूर देखने वाली है, उसको लेमैन जो है ना उसको फिल नहीं कर सकता, दैट इज वेरी टेक्निकल, फिर उसके लिए कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। इतना एक आसान सिस्टम होना चाहिए, जिस तरह पहले कितने सालों से हमारी अंजुमन ताजरान और बाकी लोग चीख रहे हैं कि जी सिंगल पेज आप रिटर्न मांगो हमारे से, आसान काम है ना जी, दीज आर योर एसेट्स, दीज आर योर लायबिलिटीज माइनस दिस इज योर नेट प्रॉफिट। GP रेट तो वैसे हमारा खत्म हो गया है सिस्टम, आप नेट प्रॉफिट पर आ जाओ, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। लाइक दैट मैकेनिज्म अगर आपका हो जाएगा और इन्फोर्स जब किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप अपना माइंडसेट चेंज करेंगे। उसके बाद आप एजुकेट करते हैं, चेंबर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, ये किस लिए हैं? ये लोगों को एजुकेट करने के लिए हैं। आप अपना मैकेनिज्म चेंज कर दें, बाकी ड्यूटी हमारी है, हम लोग खुद लोगों को एजुकेट करेंगे। बिल्कुल, हम लोग इंसान करेंगे कि आओ भाई करो, और लोग मानेंगे। जब इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो जाती है ना, उसके बाद बेहतरी आनी शुरू होती है। कस्टम हाउसेज में डायरेक्ट इंटरेक्शन, जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, कम हुई है, उसके बाद से आपके वहां पर रिफॉर्म्स के बाद ना बेहतरी आनी शुरू हुई। बहुत अच्छा नहीं हुआ, मगर बेहतरी आई है। इसलिए पहले होता था ना कि साहब नहीं बैठा हो तो GD साइन नहीं हो सकती, जी साहब नहीं बैठे ये नहीं हो सकता, सिस्टम खत्म। कंप्यूटर जनरेटेड है, एक GD एक के पास जा रही है, दूसरे के पास जा रही है, 3 शिफ्ट में काम और 24 आवर्स काम चल रहा है।
جہاں جہاں دنیا میں آٹومیشن ہوئی ہے اس ملک نے ترقی کی ہے. ہماری اکانومی کا سائز بتایا جس طرح صاحب نے کہ نارمل سائز ہے. پائے بڑا کرنے کے لیے ہمیں ریفارمز اور لانے پڑیں گے, بہتری لانی پڑے گی, اور لوگوں میں کانفیڈنس کریٹ کرنا پڑے گا کہ بھائی جو ڈکلیئر کرو گے وہ آپ کا ہی ہے, ہم اس کو کھانے جائیں گے. ہم اس میں سے جو ہمارا چنک ہے وچ از ٹیکس صرف وہ لیں گے, اور الٹیمیٹلی ہم نے آپ کو لگانا ہے. یہ ریپیٹریٹ کہیں اور نہیں ہو جانا. لوگ روز بند کر دیں, لوگوں کو اپنے کانفیڈنس بحال کر دیں, چیز ٹھیک ہو جائے گی. مگر میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا سب پروفیسر نے کہا ٹائم تھوڑا سا صحیح نہیں میرے حساب سے. اگر یہ چیز 5-6-8 مہینے پہلے آتی وڈ ہیو بین ویری گڈ, اور اچھا ہوتا. لیکن صرف 2 مہینے آپ کو اتنی جوڑے مجھ پہ کہ آسان ہوگی والا معاملہ نہیں ہے نا, مشکلیں بہت تھی. نہیں بالکل ان کو 6 مہینے لگ گئے ان کو فائنلائز کرنے میں. تو اب آپ کے پاس 30 جون تک کا ٹائم ہے اس میں. جی ہاں, ایجپٹ فائنانس بل کا حصہ بنے گا. موسٹ پروبلی 27 اپریل کو بجٹ آ رہا ہے. دیٹ مینس اسٹارٹنگ فرام 1 مئی ٹل 30 جون یو اونلی ہیو 60 ڈیز. 60 ڈیز میں سے آپ 16 دن چھٹیوں کے بھی نکال دیں, رمضان بھی آ جائے گا, سب کچھ آ جائے گا. ٹائم کیا بچے گا آپ سے؟ ٹھیک ایشو یہ اس کے اندر. ناظرین پروگرام میں گفتگو جاری ہے, ایک بریک کا وقت. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن, اور اس کے حسن کو تشویش ماہ سال نہ ہو. خدا کرے. ویلکم بیک ناظرین. دیکھ صاحب, مصطفیٰ اسماعیل صاحب کا کہنا ہے کہ اس اسکیم کا ایف ٹی ایف کے جو ضوابط و قواعد ہیں ان سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. آپ کے خیال میں حکومت جو ہے وہ ایف ٹی ایف والا معاملہ جو ہے وہ حل کر لے گی آسانی سے؟ دیکھیں, مصطفیٰ صاحب جب اس میٹنگ سے واپس آئے تھے تو وہ بھی انہوں نے گرے لسٹ میں رکھا ہے. وہ اس کے لیے ٹائم فریم ہے, پرابلی مئی یا جون تک ہے. اس میں انہوں نے گرے لسٹ میں ڈالنا ہے. اس کے بعد وہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ایف ٹی ایف ہوتا گیا وہ بتا دیں سر. یہ فائنینشیل اس کے اگر ریکوائرمنٹ ہے تو ہمارے پاکستان میں آلریڈی اتنے اسٹیپس لے لیے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر میرا خیال ہے جو ٹیررسٹ جو فائنینسنگ یا اس قسم کی جو منی لانڈرنگ کی چیزوں کے اوپر کافی سختی ہے. جس طرح پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی پولیٹیکل ایکسپوز پرسنس, آپ بینک میں اکاؤنٹ کھلانے جائیں تو وہاں پہ آپ بڑے ہی اینٹی منی لانڈرنگ کے سلسلے میں ایک پروسیجر ہوتا ہے KYC, نو یور کسٹمر. نو یور کسٹمر جو ہے یہ اس کو بڑی اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کیا ہے, خاص طور پہ جب سے یہ حبیب بینک کو پینلٹی لگی ہے نیو یارک میں. تو یہ کمپلائنس کے ایشوز پاکستان میں بہت سختی سے امپلیمنٹ ہوئے ہیں, اور KYC جس طرح میں نے آپ کو عرض کی بہت اس کو اسٹرکٹلی آبزرو کر رہے ہیں. اور یہ اتنا آسان نہیں رہا کہ اس میں کہ ٹیررسٹ فائنینسنگ اس میں اتنی آسانی سے ہو سکے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں گورنمنٹ کی طرف سے جو انیشیٹو ہے اس کے اندر فائنانس بل ہے اور یہ ریفارمز کا پروسیس ہے, اس کو گورنمنٹ جو ہے اس کو اسٹرکٹلی کمپلائی کرے اور اس کو آگے لے کے بڑھے. اس طرح گورنمنٹ مصطفیٰ اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ از ایکسپیکٹنگ کہ پرابلی 2 سے 3 ملین
ہمارے پاس نئے ٹیکس پیئرز آ سکتے ہیں محتاط اندازے کے مطابق. تو نیچرلی ایکچولی یہ ہے کہ اب دنیا کے اندر اپنے پیسے کی موومنٹ لے جانا, ان کے ایسٹس کو باہر ڈکلیئر کرنا لافل طریقے سے, تو یہ اب سارے اس میں کافی سختیاں ہیں, کافی ایشوز ہیں. تو میرا خیال ہے ایک آئیڈیل اپرچونٹی ہے جو گورنمنٹ نے پرووائڈ کی ہے. دیکھیں اب ہمارے ملک سے لوگوں کا پیسہ باہر کے ملکوں میں گیا, انہوں نے پیسے کو ویلکم کیا اور وہاں پہ انویسٹمنٹ کی. اگر وہی پیسہ تھرو سرٹن انسینٹیوز واپس آتا ہے, لوگ یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ کی جو میکرو اکنامک ریشیوز بہتر ہوتی ہیں. اور خاص طور پر میں اس بات کا ذکر کروں گا, اسی اسکیم کے اندر گورنمنٹ ایک بہت اچھا انسینٹیو دے رہی ہے کہ گورنمنٹ ایک 5 سال کا یورو بانڈ ایشو کر رہی ہے. جی اس کا زیادہ نہیں ہو رہا. جی یورو بانڈ جو ہے میں یہ ناظرین کے لیے سمجھانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ جو ہے اس نے آج سے کوئی 2-2.5 سال پہلے یورو بانڈ ایشو کیے تھے 5 سال 10 سال کے ٹینر کے, تو اس میں تقریباً 8 اور 8.25% کے درمیان انہوں نے کاسٹ پے کی تھی انٹرنیشنلی. اور ابھی کوئی 4-6 مہینے پہلے انہوں نے 5 سال اور 10 سال کے ایشو کیے ہیں, تو اس کی کاسٹ جو ہے 6 اور 6.25% کے درمیان ہے. اور یہ کاسٹ جو ہے یہ آپ کہیں گے اتنی کاسٹ پے کی, اس کی کاسٹ پے کرنے کی وجہ ہے کہ بیکاز آف دی ایک تو نا لائبور پلس ہم یہ کیا دے رہے ہیں وہ کنٹری رسک ہے. کنٹری رسک کی وجہ سے ہمارے جیسے ممالک ہیں ان کو ایکسپینسو بورنگ کرنی پڑتی ہے. تو یہ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے یہ جو انسینٹیوائز کیا ہے کہ اگر جو جن کے پاس ڈالر اکاؤنٹ باہر ہے انڈکلیئر, وہ 2% پینلٹی دے کے اس بانڈ کے اندر انویسٹ کرے تو گورنمنٹ ان کو 3% ییلڈ دے گی. اچھا 3% جو ہے آپ کو پتا ہے ڈالر کے انٹرسٹ ریٹ پچھلے کچھ سالوں سے 0% پہ جو ہے میرے خیال میں 0.5% سے زیادہ شاید نہ ہو. تو ان کو اگر 3% کی ییلڈ مل رہی ہے, گورنمنٹ جو ہے بجائے 6% کے پے کرنے کے کاسٹ بورنگ کے لیے جو آلریڈی پے کی ہے 6 مہینے پہلے, ان کو 3% پہ ان کو ییلڈ ملتی ہے. اور جو بانڈ ہولڈرز ہوں گے, یہی جو فارن ایکسچینج ہولڈرز, ان کو بھی لیس دین 0.5% سے بجائے 3% ملے گا. تو اٹ ہے ون ون سچویشن فار بوتھ آف دیم. اس میں کنڈیشنلٹی یہ ہے کہ یہ لوگ 1 سال سے پہلے اس کو انکیش نہیں کر سکیں گے اور 6 مہینے کے بعد اس کا مارک اپ پیبل ہوگا. تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے اچھی ہے. میں اسی سلسلے میں یہ کہوں کہ جو اچھی گورنمنٹس ہیں حالات کے حساب سے اپنے آپ کی اسٹریٹجی کو ریوزٹ کرتی ہے. آپ نے دیکھا یہ ٹرمپ جو ہے یہ آئے ان کا الیکشن کا ایک موٹو تھا کہ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ بہت ساری جو کارپوریٹ اینٹیز ہیں وہ امریکہ کے ہائی ٹیکس ریٹ کی وجہ سے تھوڑی سی انسینٹیوائز دی تھی. امریکہ کے اندر جو ان کا ریٹ ہے ٹیکس ریٹ, کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ہے 35% اور آئرلینڈ کے اندر یہ 17% کے قریب ہے. تو بہت ساری امریکن کارپوریٹ اینٹیز انہوں نے اپنے کارپوریٹ ڈومیسائل لو ٹیکس رجیمز کے اندر آ کے جوڈیشن کے اندر آ کے پارک کرایا ہے. ایپل جو کمپیوٹر ہے اس کے اوور $100 بلین کے فارن جوڈیشن کے اندر پروفٹ جو ہے پارکڈ ہے. تو امریکن اور اس کا جو والیوم ہے وہ $2 ٹریلین سے زیادہ ہو چکا ہے. تو انہوں نے یہ انسینٹیو یہ دیا کہ آپ پیسے لے کے آئیں, وہ ٹیکس ریٹ کم کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کا جو انفراسٹرکچر ہے ایجنگ انفراسٹرکچر ہے. آپ کو پتا ورلڈ وار کے بعد پریزیڈنٹ ٹرومن اور روزویلٹ ان کے زمانے میں انفراسٹرکچر بنا, اس کے بعد اس میں کوئی خاطر خواہ بہت زیادہ بڑا کام شاید نہیں ہوا. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ پیسے واپس لے کے آئیں, انسینٹیوائز کیا ہے, یہاں پہ آ کے انفراسٹرکچر بانڈس ہیں ان میں آ کے انویسٹ کریں, آپ کو ٹیکس کی بھی نسبتاً رعایت دیں گے, تو اس سے ان کا انفراسٹرکچر بھی بہتر ہو جائے گا. اور امریکہ کے اندر اس کی اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس, دوسرا جو ہے امریکہ کے اندر کئی سالوں سے نسبت اس وقت جاب لیسنس جو ہے وہ منیمم ہے. امپلائمنٹ ریٹس اچھے ہیں, ڈسپوزیبل انکم زیادہ ہے, ان کی اکانومی ڈسپائٹ ادر ایشوز ان کی اکانومی کا جو پرفارمنس ہے وہ بہت بہتر ہے. تو یہ امریکہ جیسا ملک ہے, انہوں نے بھی اس ماڈل کو ری وزٹ کیا اور لوگوں کو انسینٹیوائز کیا. تو اپنی کارپوریٹ اینٹیز کو باہر پیسے جو پارکڈ ہیں ان کو ملک کے اندر لانے کے لیے ان کو وہ انکریج کر رہے ہیں. تو یہ ہر ملک کے اپنے اسپیسیفکس ہوتے ہیں. اور جس طرح پاکستان میں ہمارے پاس آپشنس جتنے بھی ہیں اس کو ہم نے آپٹیمائز کرنا ہے. پبلک کا فرض ہے ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے, کیونکہ گورنمنٹ کو کسی اسٹیج پہ پبلک کے رسپانس کی شکل میں ناامیدی نہیں ہونی چاہیے. بالکل. اچھا صاحب, ابھی بات ہو رہی تھی پبلک رسپانس کی. ابھی ادھر ہی بات ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے
جو کہ کورونا ملک جو اثاثے ہیں پاکستانیوں کے ان کو واپس لانے کے حوالے سے تجاویز پرغور کر رہی ہے، تو آپ کا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ اور حکومت کے علاوہ پاکستان کے دیگر ادارے ہیں ان کو بھی اس اسکیم کی سپورٹ کرنی چاہیے؟ سپورٹ تو سارے کریں گے، اور اصل بات یہ ہے کہ who will ring the bell کرے گا کون؟ کرنا حکومت نہیں ہوتا، دوسرے اداروں کی سپورٹ ہو سکے. لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کرنی چاہوں گا، ہماری ہمیشہ گورنمنٹس کا یہ ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ سولو فلائٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جب تک آپ چاروں صوبوں کو کانفیڈنس میں نہیں دیتے اور ان کو شامل نہیں کرتے، آپ کی یہ اسکیم کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ نچلے لیول پہ تو صوبوں نے جانا ہے. تو لیکن یہ ہمارا ایک پولیٹیکل وتیرہ رہا ہے کہ ہم فیصلہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی امپلیکیشن دیکھتے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا ہے کہ ہمیں ایک تو صوبوں کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا، اور صوبوں کے ذریعے آپ جب یہ کرائیں گے تو وہ زیادہ افیکٹو ہوگا اور اس کے ریزلٹ بہت اچھے آئیں گے. اسی لیے مجھے جو لگا ہے کہ شاید ہمارے صوبوں کو اس طرح کانفیڈنس میں نہیں لیا. اسی طرح اس کے ساتھ ہمارے جو تاجر تنظیمیں ہیں، کیونکہ میرے خیال میں جو سب سے زیادہ ٹیکس نہیں دیتے، جو دے سکتے ہیں، وہ ہمارے تاجران ہیں. تاجران تو اس لیے ان کو سب سے پہلے کانفیڈنس میں لینا چاہیے، کیونکہ آپ انہیں زبردستی نہیں لے سکتے، زور آزمائی کے ساتھ ان سے آپ ٹیکس نہیں لے سکتے. تو دے شوڈ بی ٹیکن ان کانفیڈنس. میرا خیال ہے کہ حکومت کو جب اس طرح کے بڑے بڑے فیصلے کرتی ہے تو تاجر تنظیموں کو، یہ چیمبر آف کامرس، اس کے انڈسٹری سارے تو کہتی ہے کہ ہم نے مشورہ نہیں، وہ مشورہ بس اس طرح کا ہی ہوتا ہے. جتنی جلدی اسکیم آئی اتنی جلدی کیسے مشورے ہوتے ہیں؟ بڑی دیر سے جاری ہے ایسی چیزوں کے لیے مفتا صاحب تو بھی آئے ہیں نا، تو یہ انہیں کا برین چائلڈ ہے بیسیکلی. تو وہ چیزیں تھورلی اس کو آپ کو صوبوں کے ساتھ اور دوسرے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ، تاجران کے ساتھ بیٹھ کے یہ چیزیں کرنی چاہیے تاکہ اس کا رزلٹ اچھا آئے. اگر رزلٹ اچھا نہ آئے تو پھر اتنے بڑے اسٹیپ کا فائدہ کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ ایسی اسکیمیں آپ ہر سال یا 2 سال بعد نہیں لے سکتی، تو 8-10 سال بعد بھی آپ اس طرح کا اسٹیپ اٹھاتے ہیں. تو جب آپ نے اتنا بڑا اسٹیپ اٹھانا تھا اکانومی کی بہتری کے لیے، چلو مان لیا کہ بہت اچھی اسکیم ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا کہ تمام صوبوں کو بھی آپ کانفیڈنس میں لیتے، اور جو دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں، تاجران کی تنظیمیں ہیں، ان کو بھی اسٹیک ہولڈر، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی طرف سے آپ کو بہت اچھے کو مشورے مل جاتے جو پریکٹیکیبل ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں پریکٹیکل ہوتی ہیں کہ آپ نے چیز بنائی تو بہت اچھی ہے، لیکن جب وہ بلڈنگ بنتی ہے تو وہ اس طرح کی نہیں ہوتی. تو اس لیے بجائے کہ آپ نے ایک اسٹیپ لے لیا ہے اور اس کے بعد آپ کنسلٹیشن شروع کریں، تو وہ ایک نیگیٹو اس کا آسپیکٹ ہوتا ہے، اور سم ٹائم اس کے فیلئر ہونے کے. اور اس کی کامیابی تو ہم 30 دن کے بعد ڈٹرمن کریں گے نا کہ کتنے لوگوں نے، کتنے بلین روپیز آپ کو آئے ہیں، اور جتنے آپ کے ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے زیادہ ہیں کم ہیں. کیونکہ ایک چیز میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں، اس کی ٹائمنگ کسی حد تک ٹھیک ہے، یہ آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہے، تو انٹرنیشنلی بھی جو ڈاکٹر اس میں جو آپ کو ریمیٹنسز ملیں گے، جو گورنمنٹ کو پاکستان کے خزانے میں جو رقم آئے گی، وہ موجودہ حکومت استعمال ہی نہ کرنی ہے، نگران حکومت بھی کرے گی، اس کے بعد جو الیکشن کے بعد گورنمنٹ آئے گی اس کو بھی استعمال جو بھی کرے گا. ہو سکتا ہے یہی آ جائے، اس میں بھی کوئی ایسی اچمبے والی بات نہیں. لیکن پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ دور دراز چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کو جو فل فلیش گورنمنٹ ہوتی ہے جس کے پاس ایک مینڈیٹ ہوتا ہے وہ کرے تو زیادہ سوٹ کرتا ہے. ایک گورنمنٹ جو آؤٹ گوئنگ ہے جس کے 2-3 مہینے اور اسے اتنا بڑا اسٹیپ لے لے جس سے پورے ملک کی اکانومی اور اس کا فیوچر جو ہے اٹیچ ہو، تو وہ شاید اپروپریٹ نہیں لگتا. اسی لیے میرا بار بار ایمفیسس یہ تھا کہ سب کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے، پھر اتنا بڑا اسٹیپ لینا. اچھا، میں جان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، ابھی بات کیا سفیر صاحب نے کہ کاروباری طبقہ ٹیکس کم دیتا ہے، آپ کا اس کے بارے میں رد میں لوں گا. امپورٹر تو بچارے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں ان اصلاحات کا آنے والے بجٹ پر کیا اثر ہوگا؟ تو دیکھیں جی سر، پروفیسر صاحب نے کہا جی کہ تاجران جی لاہور چیمبر کے جو ممبرز ہیں دے آر آل تاجر، ٹریڈ انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے. چھوٹی سی بات میں کروں گا، 18,302 اپروکسیمیٹلی ہماری رینیول ہوئی ہے جو اس سال کی ہونی تھی، اور رینیول میں مینڈیٹری ہے کہ جی آپ کے ٹیکس ریٹرن کی اکنالجمنٹ ساتھ ہونی چاہیے. ہمارا ٹوٹل چنک آف 22,000 ممبرز میں سے 18,302 نے ٹل ناؤ ان 3 months اپنی ریٹرن کے ساتھ رینیول کرائی. دیٹ مینس دے آر فائلرز، ریٹرن فائل کر رہے ہیں. وی ڈونٹ ہیو اینی کنسرن ود اماؤنٹ BTL ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، اور اس چیز سے کوئی تعلق نہیں. تاجر ٹیکسز دیتے ہیں مائنس ایکسپورٹرز اینڈ امپورٹرز، وہ اپنی جگہ، اس لیے کہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، ڈیڈکشن ایٹ سورس ہو جاتی ہے. ادر دین دیٹ ہمارے ریٹیلرز ہیں، ہمارے سپلائرز ہیں، ان سب کے پاس فکس ٹیکسز ہیں. آپ کے وہاں ٹیکسز کٹتے ہیں. یہ بات پتہ نہیں لوگوں کو کیوں ایسا ماننا کہ جو تاجر ٹیکسز دیتے یا دینا نہیں چاہتے، ایسی بات نہیں ہے. تاجر بھی کسی بھی ملک کی بیک بون ہوتے ہیں. ٹھیک.
सैलरी क्लास बहुत मजबूर हैं, उनकी सैलरी में से कट जाना, दे हैव नो अदर ऑप्शन। मगर जो उसके बाद मेजर चंक है जो इस इकोनॉमी में वाइटल रोल प्ले कर रहा है वो ताजर है, और वो टैक्सेस देते हैं और वो देना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ बात फिर वही है, क्लैरिटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, डरते हैं कि कल को हमारे साथ क्या हो जाएगा। हम एक बात कहते हैं जी, बेग साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि उन्हीं को बार बार स्क्रू करी जा रहे हैं। अब जो एग्जिस्टिंग टैक्स ले रहे थे उनको स्क्रू क्यों करते हैं आप? अपना ब्रॉडन क्यों नहीं करते सिस्टम को? आईडी कार्ड सिस्टम आ गया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बन गया, फाइन इनफ। मगर इस रजिस्ट्रेशन के अंदर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी आ जाती है जी कि 22 करोड़ के अवाम में मिनिमम 50% भी अगर लगाएं, 11 करोड़ लोगों का आपका आईडी कार्ड है, माइनस स्मार्ट कार्ड छोड़ इसलिए कि बिलो 18 होता है, उसका ताल्लुक ही कोई नहीं। 11 करोड़ लोगों का अगर आईडी कार्ड होगा, दैट मीन्स 11 करोड़ लोग इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग आपके एमटीएन होल्डर हो जाएंगे। फाइलर होंगे कि नहीं होंगे, दैट इज समथिंग एल्स। बात तब बनेगी जब फाइलर भी हों, और फाइलर का हम इस वक्त फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं? वो होल्डिंग टैक्स हम 0.3% ले लेते हैं जी फाइलर से, 0.6% नॉन फाइलर से ले लेते हैं, तो नॉन फाइलर ज्यादा बेहतर है जी। दे डोंट हैव टू डिक्लेयर एनीथिंग। फाइलर हम लोग हार्ड एंड इनकम अपनी बैंक के पास रखवाते हैं, हमारा अपना पैसा वापस लेने जाते हैं, गवर्नमेंट 0.3% हमसे टैक्स ले लेती है, विच इज पार्ट ऑफ डबल टैक्सेशन। दुनिया में डबल टैक्सेशन कहीं नहीं है। एम्बिग्यूटी यहाँ हमारी क्लियर करते हैं। कब से हम लोग चीख रहे हैं, मगर हुकूमत की टोटल अर्निंग का एक अच्छा चंक 100 अरब रुपए के करीब यहाँ से रिसीव होता है उन लोगों को। तो क्या ये पॉसिबल है उनके लिए विड्रॉ करना? तो अभी 2 दिन पहले जुमे वाले दिन लाहौर चैम्बर में हारून अख्तर साहब आए थे और राना साहब आए, स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जोन से। 4.5 घंटे की हमारी मीटिंग चली, प्रॉपर ब्रीफिंग हमें देते गए इस एमनेस्टी स्कीम के ऊपर। दैट वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट हमारी जो आपस में कंसल्टेशन हुई थी एमनेस्टी स्कीम। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल ये भी पूछा था कि आपके ख्याल में इस स्कीम का आने वाले बजट पर क्या असर होगा? हाँ जी, इस स्कीम का आने वाले बजट पर जो मेजर असर होगा वो ये होगा कि आज के अखबार के मुताबिक $4 अरब एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान में आएगा। दैट मीन्स आपके रिजर्व बढ़ेंगे, आपके पास टैक्सेस की इनकम बढ़ेगी, और वो आपका जो गैप होता है उसमें तो मिनिमाइज होगा। दैट मीन्स कि आपके जो अपने पूरे करने हैं डेफिसिट वगैरह, उसके लिए भागदौड़ इनको ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। फर्दर हम ये लोग स्क्रू नहीं करेंगे, कुछ रिलीफ मिलेगा और बजट में रिलीफ देंगे ये लोग। इससे तो ये एक्सपेक्ट होता है, हमारी एक्सपेक्टेशन इस सेंस में पॉजिटिव है। हम इसलिए कह रहे हैं बार बार कि दिस एमनेस्टी स्कीम इज गुड। हम सबको इस एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाना चाहिए ताकि 30 जून के बाद जो रजीम शुरू होना है, फाइनेंशियल ईयर शुरू होना है, उसमें हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। मगर जो 30 डेज का प्लान है ना बीच में, ये वो सिर्फ एक तंग करता हमें कि 22 अप्रैल के बाद बाकी 30 दिन रह जाने चाहिए। आपके ख्याल में इसको बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, इसलिए कि आप एक मशीनरी भी लगाते हैं एफिशिएंसी में आने, 100% एफिशिएंसी आने में उसको बड़ा टाइम लग जाता है। एक स्कीम है, अभी रिफॉर्म्स आए हैं, ये 27 को बजट आएगा, उसके बाद डिस्कशन होगी, फाइनेंस बिल का अपना हिस्सा बनेगा, लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे, इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, टाइम खत्म हो जाएगा। सही, इसीलिए मैंने बात वेल प्लान नहीं है, ये हैप्पैजर्डली वही किया गया जैसा एडहॉकिज्म हम कर रहे, चलो यार जल्दी से ये कर लो, तो उस वजह से बैकफायर हो जाती है समटाइम्स। कोशिश कर रही है, मुझे इसमें नहीं लगता कि बैकफायर हो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे इंसेंटिव है। लेकिन बात वही है कि अगले बजट को बैलेंस करने के लिए, अपने कुछ इनकम करने के लिए, ब्रिज करने के लिए उन्होंने एक ऑक्सीजन सी लेंगे जो अगेन एडहॉक है। लेकिन इसीलिए मेरा जाती ख्याल है कि परमानेंट पॉलिसीज होनी चाहिए और परमानेंटली इनको इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये हैप्पैजर्ड जो चीजें होती हैं ये फिर इसके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं होते। आसिफ भाई साहब, स्टॉक मार्केट से आपका ताल्लुक है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो हफ्ता गुजरा है इसमें स्टॉक मार्केट का रुझान जो है वो बुलिश था। दूसरा ये बताएंगे जो बैरून मुल्क से रकम मुंतकिल होगी उसके स्टॉक मार्केट पर क्या असर होंगे? देखिए, इसमें ये स्टॉक मार्केट का आप सही कह रहे हैं कि उसमें तमाम ये जिस तरह मैंने पहले अर्ज की, पॉलिटिकल प्रेशर है, अनसर्टेनिटी है, इलेक्शन की आमद है, इस सारी सिचुएशन के अंदर जो हमारी स्टॉक मार्केट है उससे रिलेटिवली बेहतर तरीके से परफॉर्म किया, इम्प्रूव किया है। उसकी कई वजूहत है। एक वजह तो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो स्टेट बैंक ने अपना पॉलिसी रेट है उसको मेंटेन किया है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं है। यानी कि ये एक बड़ा अच्छा उमन है कि आपके पास इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा, जो मार्केट की सस्टेनेबल परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है उसका स्टॉक मार्केट पर परफॉर्मेंस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट प्रेशर में आती है, एंड वाइस वर्सा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर एक बिल्कुल रूल ऑफ थंब है कि एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए आपके पास 4 महीने का इम्पोर्ट बिल्कुल
इक्वलेंट आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होने चाहिए। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व इस वक्त तकरीबन 2.5 महीने के रह गए, 18 बिलियन से भी नीचे आ गए। तो हमारे अगर जिस तरह ये स्कीम जिस तरह एनविसेज कर रही है गवर्नमेंट, उसमें हमारे एक्सचेंज बढ़ते हैं, तो हमारी जो तकरीबन 9.5-10% के करीब करेंसी की स्लिपेज हुई है अगेंस्ट डॉलर, ये यहीं पर रुक जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। और मजीद इसमें स्लिपेज ना हो, तो अगर आपके फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व पड़ते हैं, आपकी करेंसी के ऊपर प्रेशर कम होगा, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी होगी। क्योंकि आप स्टॉक मार्केट के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं बाहर से, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, हम MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का हिस्सा है, वो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो हेसिटेंट होते हैं, ये करेंसी जो है ये एक इस वक्त थ्रेटेंड है कि इसमें स्लिपेज ना हो जाए। अगर हम बाहर से पैसे रिपैट्रिएट करें, हमें करेंसी लॉस ना हो जाए। तो अगर आपका रिजर्व की पोजीशन अच्छी होगी, अब देखिए बांग्लादेश जैसा मुल्क जो है उसकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 33-34 बिलियन डॉलर के है, और हम कहाँ पे बैठे हैं। तो अगर आपके तो उससे अगर आपके रिजर्व का साइज अच्छा हो जाए, करेंसी स्टेबिलिटी हो जाए, तो आपको फॉरेन जो FDIs पाकिस्तान में ज्यादा आने का इस्तेमाल है, जो मार्केट की परफॉर्मेंस के लिए अच्छे हैं। उसके बावजूद आपने मार्केट के मुताबिक सवाल किया, आपने देख लिया है कि पाकिस्तान में जो FDIs है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तमाम अनसर्टेन सिचुएशन के बावजूद उसमें सब्सटेंशियल ग्रोथ हुई है। खासतौर पर ऑटो सेक्टर में आप देखें, निशात ग्रुप के साथ ये हुंडई जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट फैसलाबाद के पास प्लांट पड़ रहा है, किया मोटर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, इसी तरह जो फ्रेंच ग्रुप है वो भी डाल रहे हैं। और पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा ये ऑटो सेक्टर ने अपनी रिपोर्ट जो इशू की है, आप देखें हमारे जो ट्रक्स हैं जी, डंपर्स ट्रक्स, इनकी सेल्स में 45% ग्रोथ है। दैट शोज कि आपकी इकोनॉमी वाइब्रेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, मूवमेंट है, लगेज की मूवमेंट है, तो उसके ट्रक्स की सेल के अंदर ग्रोथ है। और ये एक बड़ा अच्छा ओवर है आपके इंटरेस्ट कंट्रोल में। और ये जो सिविल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है उन्होंने फिगर रिलीज की है, उनके पिछले महीने में उनकी 85% उनकी सेल्स जो है वो बढ़ी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। तो और तमाम सीमेंट प्लांट्स, ऑटो प्लांट्स में एक्सपेंशन में गए हैं। ये एक चीज जाहिर कर रही है कि हमारे मुल्क के अंदर हालात इंशाल्लाह बेहतर है, स्टेबिलिटी की जरूरत है, कंसेंसस की जरूरत है, और हमारे अपने साइज के मुताबिक हम पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको ये हम प्रोफेसर से पूछने की पॉलिटिक्स कितनी करनी चाहिए हमें जी खास तौर पर इस जी मैं तो बड़ा इस बारे में कन्विंस हूँ। अगर आप अमेरिका देख लें या ब्रिटेन देख लें, जो दो बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनका फॉरेन पॉलिसी पे, इकोनॉमी पे, सिक्योरिटी पे कंसेंसस होता है। हमें ये चीज सीखनी चाहिए। देखिए कुछ भी हमें नहीं आती, जमहूरियत भी हमें नहीं आई अभी तक, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। ये तो जब तक इसे मतलब चालू नहीं रखेंगे उस वक्त तक ही आएगी ना, कि ब्रेक्स आएंगी या बम्पर बीच में आएगा या जंपर आएगा तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए फिर स्मूथली चलना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें बहरहाल उनसे कुछ चीजें लर्न करनी चाहिए। आप अमेरिका की देख लें, जो मर्जी प्रेसिडेंट आ जाए, जो मर्जी पार्टी आ जाए, मेजर पॉलिसी उनकी वही रहती है। सही है। उनकी फॉरेन पॉलिसी में कोई मेजर चेंज नहीं आता, उनकी सिक्योरिटी में, उनकी डिफेंस में बमबारी करते हैं। वो देखिए चेंज आया, मतलब ओबामा गया और ट्रंप आ गया, कोई मेजर चेंज। वजह यह है कि उन्होंने मेजर इश्यूज पे अपना कंसेंसस क्रिएट किया होता है, और जब गवर्नमेंट बदलती है तो पॉलिसियां नहीं बदलती, वो उसी तरह चलती रहती है, क्योंकि उसमें उनका कंसेंसस होता है। तो हमें भी पॉलिटिकल पार्टीज को मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि कुछ चीजों के बारे में सिर्फ ऑपोजिशन ना किया करें, कुछ चीजों के बारे में एक कंसेंसस क्रिएट करना चाहिए और उसको फिर फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर आज की कोई ऑपोजिशन हो, कल को गवर्नमेंट में भी हो सकती है। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को नहीं चलने देगी तो वो कैसे चलने देगी? ऐसा कुछ करना तो ऐसे ही रवाज नहीं डालना चाहिए पॉलिटिक्स में, जो कल को आपको उसका खमियाजा भुगतना। मैं प्रोफेसर साहब इसमें जरा ऐड करूंगा, वो ये कहना, वो आपने इकोनॉमी की बात की ना, तो उसको कहते हैं कि यू शुड नॉट प्ले गेम ऑफ चिकन विद इकोनॉमी। वो गेम ऑफ चिकन जो है ना, वो क्या है, वो जो ओपोनेंट्स है ना, वो आई बॉल टू आई बॉल एक दूसरे को देखते हैं एंड दे चलते जाते हैं, और अगर वो अपना रास्ता चेंज न करें तो दे आर गोइंग टू बम्प, टकराएंगे। जो उनमें से जरा थोड़ा सा शरीफ आदमी हट जाएगा तो ये कहेंगे ये चिकन है, तो जो डटा रहेगा वो कहेंगे ये ब्रेव है, बहादुर है। तो ये गेम ऑफ चिकन इकोनॉमी में नहीं होती, क्योंकि इसमें अगर आप इस तरह से लें कि हु इज गोइंग फर्स्ट,
آپ نے کچھ فلیکسیبلٹی پیدا ہی نہیں کر رہی تو اس میں لاس ہو جاتا ہے. لاس الٹیمیٹلی ملک کا ہوتا ہے اور ملک کا اکانومی کا اگر لاس ہونا تو الٹیمیٹلی اس کا جو کیجویلٹی ہے نا وہ ایک عام آدمی ہوگا. عام آدمی ان امپلائمنٹ کی شکل میں, مہنگائی کی شکل میں, اور جو انفلیشن ہے سب سے بڑا انڈائریکٹ ٹیکس ہے, اس شکل میں وہ کاسٹ پے کرے. اور اسی کو ایک چیز میں ایڈ کروں کہ اب ہمارا سی پیکیج ہے بہت بڑا, ہمیں ایک بوسٹ ملا ہے اللہ کی طرف سے, کہہ لیں کہ ایک بلیسنگ ہو گئی ہے, اس کو ہم صرف مینج کر لیں نا تو ہمارے لیے بہت سے راستے کھل جائیں گے. تو ہمیں سی پیک پہ, افغانستان پہ, انڈیا اور امریکہ اس پہ کچھ کنسنسس کر لینے چاہیے بڑی پارٹیوں کو, تاکہ آپ ایک اسموتھ پالیسی اپنائیں اور اس پہ کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے, اس پہ کسی کو لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, تاکہ ملک کا فائدہ ہو, ملک کا نقصان نہ ہو جائے اپنی سیاست میں. انشاءاللہ پروفیسر ملک کا فائدہ ہوگا. بہت شکریہ بیگ صاحب, بہت شکریہ پروفیسر صاحب, بہت شکریہ ذیشان صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.